नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बात करें पहाड़ी विधानसभा क्षेत्रों की, जहां इस मौसम में तापमान सामान्य से भी नीचे रहता है, लेकिन चुनावी मौसम में यही तापमान कई नेताओं के पसीने निकाल रहा है। कांग्रेस से 2017 में बागी हुए विधायक और मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है और उनकी इस इच्छा से भाजपा कांग्रेस के दावेदारों की टेंशन बढ़ गई है। बकौल हरक सिंह उत्तराखंड की किसी भी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। बहरहाल हरक सिंह रावत ने केदारनाथ सीट पर खुद को दावेदार बताया है। उनके इस दावे से केदारनाथ में पहले से ही तैयारी कर रहे बीजेपी की शैला रानी रावत और आशा नौटियाल सहित कांग्रेस से सिटिंग विधायक मनोज रावत की भी मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं हरक सिंह रावत लैंसडाउन से अपनी पुत्रवधि अनुकृति रावत को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है, जबकि इस सीट पर बीजेपी की सिटिंग विधायक महंत दिलीप सिंह रावत की प्रबल दावेदारी है। लेकिन हरक ने इस सीट पर भी टेंशन बढ़ा दी है। कोटद्वार में डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विकास की योजनाओं को अपने क्षेत्र में ले जाने का भरसक प्रयास किया। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने अपना मंत्री पद से छोड़ने का निर्णय भी ले लिया था। हालांकि सरकार ने हरक के दबाव के चलते 25 करोड़ की धनराशि भी मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत की, लेकिन राजनीतिक पंडितों के मन में एक सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि विकास की इतनी योजनाओं को अपने क्षेत्र में ले जाने के बाद भी हरक कोटद्वार से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। हालांकि दिलीप सिंह रावत ने इस अटकलों पर विराम जरूर लगाया है, पर उनके माथे पर चिंता की लकीरें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और बीजेपी की शैला रानी रावत का भी यही कहना है कि हरक सिंह रावत को अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए। उन्हें किसी और विधायक के क्षेत्र में जाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वहीं कांग्रेस का इस पूरे मामले पर कहना है कि हरक सिंह रावत की जगह जगह से टिकट को लेकर अधिकार जताने की ये पुरानी आदत है उनकी और पूरी बीजेपी में उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस छोड़कर जितने लोग भी बीजेपी में गए हैं, बीजेपी नेता उन सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को घेरती नजर आई और आपका कहना है कि बीजेपी नेताओं सहित हरक सिंह रावत बहुत परेशानी में है। आपका कहना है कि 5 सीटों पर दावेदारी करने से अच्छा है कि हरक सिंह रावत अपना दल बना लें। यही हाल कांग्रेस का भी है। आपका कहना है कांग्रेस में भी अपनों को टिकट दिलाने की होड़ मची हुई है। हरीश रावत अपनी बेटी को टिकट दिलाने के लिए हर नियम कानून को ताक पर रख रहे हैं। आपका कहना है कि इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ही सरकार बनाएगी। और भाजपा में आए और इसके बाद भाजपा में आने के बाद अब जब चुनाव का समय आ गया तो अपने लिए, अपनी बहू के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी पत्नी के लिए, तो इस तरीके से 5 टिकट मांगना और कोटद्वार सहित अब आप पूरे उत्तराखंड में बहुत भाजपा और भाजपा के विधायक और मंत्री बहुत कहीं ना कहीं बहुत परेशानी में है। और अगर साथ ही कांग्रेस की बात ले लें तो हरीश रावत जी अपनी पुत्री के लिए भी टिकट मांग रहे हैं और अब कहीं ना कहीं वंशवाद की राजनीति सभी जगह है, कांग्रेस में भी चल रही है और माननीय हरीश रावत जी ने पूरे नियम ताक पे रख दिए अपनी पुत्री को टिकट दिलाने के लिए और जोर शोर से आप लगातार पैरवी कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि यदि हरक सिंह रावत जी 5 टिकट मांग रहे हैं और यदि इतनी क्षमता रखते हैं तो क्यों ना अपना एक दल बना लें और उस तरीके से दल बनाकर 70 के 70 विधानसभा सीटों पे विधानसभा के चुनाव लड़वाएं। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी की दस्तक से, आम आदमी पार्टी की मजबूती से ये लोग, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, बहुत परेशान है और सख्ते में और बैकफुट पर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि शायद ये जो चिंताएं बढ़ने लगी हैं और इस तरीके से टिकटों की दावेदारी हो रही है, अब भाजपा और कांग्रेस इस चीज़ को देखें कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के आने से इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और ये लोग परेशान हैं। तो अब भाजपा और कांग्रेस के सफाई का समय आ गया है और बिल्कुल आप ये मानिए कि 2022 के अब जो विधानसभा होने वाले हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उत्तराखंड में कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी,
क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड की जनता है अब वो इन दोनों के खेल समझ चुकी है। केवल हरक सिंह रावत और दिलीप रावत क्यों कह रहे हैं? यहाँ तो पूरे भाजपा के अंदर सिर्फ उटव्वल चल रही है। जिस तरह की गुटबाजियां सतह पर आ रही हैं, आप रायपुर विधानसभा में देखिए ना क्या हो रहा है, आप धर्मपुर में देखिए ना क्या हो रहा है। जिस इनकी विकास यात्रा को रायपुर से शुरू होना था, उसको धर्मपुर से इसीलिए तो शुरू किया गया क्योंकि खुद अपने ही स्थानीय विधायक के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ता और नेतागण धरने पर बैठ गए। वहीं अब आप देखिए कि सतपाल महाराज को लेकर, सुबोध उनियाल को लेकर, तमाम तरह की सुगबुगाहट, जितने भी कांग्रेस गोत्र के नेता भाजपा में गए हैं, सभी की जड़ें खोदने की तैयारी वहां भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं क्योंकि 5 साल उन्होंने इन मंत्रियों को अपने सर पर काबिज देख लिया, अपने थाली की रोटी छीनते हुए देख लिया, तो अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है और वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको झेलने के मूड में नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति जहां विकास कार्य के कसीदे गढ़ता है या दावे करता है, छलांगे मार के दूसरी विधानसभा जाता है, तो ये तो उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता को समझना चाहिए कि अगर विकास कार्य आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए हैं तो फिर आप दूसरी जगह टिकट क्यों मांग रहे हैं? सभा से हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे हैं। विधायक जी, आप किस तरह से देखते हैं आप अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए क्या मानते हैं? आपके हरक सिंह रावत कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए भाई, जिनसे वो टिकट मांग रहे हैं उनसे बात करो भाई। जिनसे टिकट मांग रहे हैं उनसे बात, मेरे से तो टिकट मांगा नहीं उन्होंने, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी कर नहीं सकता। लेकिन हरक सिंह रावत अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो कितना प्रभाव मानते हैं? देखिए, ये पार्टी है, ये किसी की प्राइवेट कंपनी नहीं है और इस पार्टी में निर्धारण होता है कि किसकी भूमिका क्या होगी और मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर पार्टी के सीनियर तो ज्यादा अच्छी तरह से देंगे। मैं कोई पाकिस्तान से तो हूँ नहीं। आप मुझे बता दो कि क्या मैं पाकिस्तानी हूँ? चाइना से आया हूँ? अरे उत्तराखंडी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि ये संकुचित सोच किसी की हो, जब किसी की संकुचित सोच होती है तो मैं सोचता हूँ उससे, मुझे आप बता दो, मुझ पे आरोप लगा जब मैं लहसुन से चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझ पे भार होने का आरोप लगाया। लहसुन के लोगों से आज पूछो कि सबसे ज़्यादा काम लहसुन में किया कि नहीं किया मैंने ईमानदारी से। आज कोटद्वार में किया, रुद्रप्रयाग के लोगों से पूछो सैनिक स्कूल लिख के दिया, उसके बाद कोई नहीं। जो मैं कर गया था काम, उसके बाद चिरबेटा में महाविद्यालय, रुद्रप्रयाग जिला किसने बनाया? आप मुझे बता दो, जब रुद्रप्रयाग जिला बनाना था तब तो मैं भारी नहीं था ना। आज अगर रुद्रप्रयाग जिला बनाया तब तो मैं भारी नहीं था ना। केदारनाथ की जब आपदा आई तब क्यों नहीं कहा आपने कि भाई इस दुख दर्द में जो उखिमड़ की आपदा आई थी, तब क्यों नहीं कहा कि आप बाहर के हो, मंत्री हो, बाहर के हो, या मदद करो? केदारनाथ में जब इतनी त्रासदी थी, मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ केदारनाथ में जो है ऐसी जगह पे हेलीकॉप्टर लैंड किया जहाँ कोई रामबाड़ा में, जंगल चट्टी में, जहाँ कोई कर नहीं सकता था। तब मैं बाहर का नहीं था। अरे मतलब इसमें क्या बात हो गई? मैंने वहाँ उस समय मेरे दिमाग में ये थोड़ी था कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं क्यों यहाँ काम करूँ। मैंने तो इसलिए ईमानदारी के साथ काम किया कि भाई ये मुझे यहाँ मानवता की सेवा करनी है। किस तरह से देखते हैं, कहाँ भी दावेदारी कर रहे हैं हरक सिंह रावत? वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। खासकर इस समय उन्होंने कोटद्वार विधानसभा को बहुत सजाया संवारा, वो वहाँ भी जीत सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है उनकी बड़ी बहन के नाते वो हमारी रक्षा करेंगे, हमको अवसर देंगे, क्योंकि हम कई कसौटियों के बाद जो है ये अवसर महिलाओं को मिलता है और भारतीय जनता पार्टी जरूर हम पे विचार करेगी, न्याय देगी। तो हम ये कहते हैं कि विरोध नहीं है ये, लेकिन ऐसा। तो रुद्रप्रयाग जिले में ये सीट है जिस सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह मस्ती दिखाई दे रही है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है, आपको परिचय करा देते हैं। दिनेश गौड़ जी प्रवक्ता कांग्रेस हैं, बीर बुडेरा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बीर बुडेरा जी आपके पास ही आएंगे। पार्टी के अंदर कलह, बुडेरा जी आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, बुडेरा जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद दिनेश गौड़ जी आपके पास आएंगे। दिनेश गौड़ जी आपको आवाज मिल पा रही है मेरी?
बुडेरा जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी जी जी। हाँ बुडेरा जी, जिस तरीके से अब आपकी पार्टी के अंदर ही ये जो खींचतान देखने को मिल रही है, अब आपके कैबिनेट मंत्री एक सीट तो छोड़िए, 2 सीट तो छोड़िए, 5-5 सीट से लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। भाई जो आपके और कार्यकर्ता हैं जिन्होंने तैयारी की है उन विधानसभाओं में उन प्रत्याशियों का क्या होगा जो कि अपने आप को दावेदार मानते हैं? और ऐसे में अगर केदारनाथ का जिक्र करें तो वहां पर तो अब आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर वहां विरोध प्रदर्शन भी हुआ है कि यहां पर किसी बाहरी नेता को नहीं बल्कि केदारनाथ से ही किसी व्यक्ति को लड़ाया जाए। देखो, नमस्कार करता हूँ जी आपका, धन्यवाद है। मैं वीर सिंह बुडेरा हूँ, केदारनाथ विधानसभा से गढ़वाल विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र संघ महासचिव और अध्यक्ष रह चुका हूँ। अब 10 साल सरकारी सेवा करने के बाद मैं फिर त्रिस्तरीय पंचायतों के पहले क्षेत्र पंचायत और बाद में जिला पंचायत संगठन में प्रदेश स्तर का महामंत्री रहा। और 2019 में क्योंकि तीरथ रावत जी मेरे मित्र हैं, धन सिंह रावत जी, तो इन्होंने कहा कि आप जो है भाजपा ज्वाइन कर लो, एमपी के सांसद। ठीक है। आज आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप अपना पक्ष रखिए, मैं वो पूछ रहा हूँ, जो सवाल पूछा हूँ उसका जवाब आप दीजिए। मेरा ये कहना है कि जब हम जो हमारी पार्टी जो है अब की बार 60 पार का नारा दे रही है, ऐसी स्थिति में जबकि रुद्रप्रयाग की दोनों सीटें माने 101%, आप दावे के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि 101% जो है, चाहे किसी को लड़ा दो लोकल को, 101% जो है वो माने हम जीत रहे हैं वहां से। मुझे ऐसा विश्वास है कि पार्टी हाईकमान अब की बार जो 60 पार का नारा है इसको जो है मजबूती से रखने के लिए वो बड़े नेताओं को उन्होंने जो है अपने साल काम किया है। अगर वो वहां से जो है दूसरे जो पलायन करेंगे तो क्या संदेश आएगा कि जो है ये हार के डर मारे जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी जो है पार्टी हाईकमान इस पर जरूर विचार करेगी और ये दावा दे रही है, हम बता रहे हैं कि किसी को भी चुनाव लड़ाएंगे और हमारे आसानी को। बुडेरा जी, आप मान रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी को डर लग रहा है क्या अपनी जहां विधानसभा सीट से, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं? उन्हें डर लग रहा है क्या कि वो हार जाएंगे वहां से? मैं ये नहीं कह सकता हूँ, बड़े नेता है वो जो है बहुत कद्दावर नेता है, हम मानते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो जो है ये सोच रहे हैं कि जो है मैं यहाँ से लड़ूं, कोटद्वार से लड़ूं, तो कोटद्वार से कौन लड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा विश्वास है कि पार्टी हाईकमान इसको सोचेगा। नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना कि हम कोई पाकिस्तान से आए क्या, कोई चीन से आए क्या? अभी आपने सुना होगा, वो तो कह रहे हैं भाई हम उत्तराखंडी हैं, हम लड़ सकते हैं जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे। और उनके जिस तरीके से जो उन्होंने सुन लीजिए बुडेरा जी, सुन लीजिए, उसके बाद उसका जवाब दीजिए। उनका साफ तौर पर, रावत साहब का तो साफ तौर पर जो उनकी मंशा जो नजर आई है, जो उनके बयान से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, झलक रहा है, वो तो यही कि वो यहीं से चुनाव लड़ना जा रहे हैं। और ऐसे में अगर शैला रानी कह रही हैं कि वो पिछले 5 सालों से लगातार विधानसभा सीट पर काम कर रही हैं, वो उनको मौका देना चाहिए उनको। मैं जो है 35 वर्ष से कर रहा हूँ, मैं जो है सरकारी 10 साल सरकारी सेवा छोड़कर यहाँ आया हूँ। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि भाजपा के किसी भी स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा तो वो एक तरफा जीतेगा, चाहे किसी को भी दिया जाएगा। ठीक है, मेरा मानना। हम ये कह रहे हैं कि 2 सीट जो है जो कंफर्म आ रही है। ठीक है, आ रही है वो, ठीक है, बहुत कम समय बचा हुआ है, देख लेंगे। दिनेश गौड़ जी, क्या वास्तव में अगर हरक सिंह रावत चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के लिए भी क्या मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है केदारनाथ सीट पर? देखिए, ये जो हरक सिंह रावत जी की जहाँ तक बात है, वैसे आज भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर जो हैं, तो जो मैं सुन रहा था कि वो लगभग 4-5 जगह से और टिकट मांग रहे हैं, तो ये बीजेपी का वैसे अंदरूनी मामला है, ये भाजपा अपने इस तरह से निपटेगी। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको कि अगर हरक सिंह रावत जैसा कद्दावर नेता अपनी विधानसभा छोड़कर भागना चाह रहा है, ये तो भागना ही हुआ ना, मैदान छोड़ गए, तो इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण यही है कि पिछले 5 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। एक मेडिकल कॉलेज का मामला था हरक सिंह रावत जी का, और उस पे इतना ब्लैकमेल बीजेपी हो रही है कि मतलब सारी बातें मान रही है हरक सिंह रावत जी की, नतमस्तक है उसके आगे। तो चलो ये बात हो गई, और वो ठीक कहा उन्होंने कि हरक सिंह रावत जी अपनी एक पार्टी बना लें
और उत्तराखंड में सारी सीटों से चुनाव लड़वा लें और खुद मुख्यमंत्री बन जाएं। चलिए, ये तो बात हुई इसकी। दूसरी बात मैं और करना चाहूंगा, ये केवल हरक सिंह रावत जी सीट नहीं छोड़ रहे हैं, इनके तमाम कैबिनेट मंत्री नहीं, ये भी तो हो सकता अपनी है जगह दिनेश गौड़ जी, दरअसल दूसरी जगह भाग रहे हैं। देखिए, धन सिंह रावत जी क्यों भाग के जो है रायपुर में छेड़ाखानी कर रहे, ये सब देख रहे हैं। इनके विधायक आपस में लड़ रहे हैं, तो काम अगर अपने क्षेत्र में किया होता ना, डंके के चोट पे कहता है कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैंने जनता के लिए काम किया है, तो अपने क्षेत्र से लड़ो ना, क्या दिक्कत है। नहीं दिनेश गौड़ जी, यहाँ पर एक सवाल और उठता है। दिनेश गौड़ जी, दरअसल हो सकता है कि वो अपनी बनी बनाई सीट जो है वो अपने परिवार के किसी सदस्य को वहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी में हो, और उसके साथ ही साथ ये केदारनाथ सीट पर एक बार फिर से अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, उस विधानसभा सीट पर भी वो अपना कब्जा चाहते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने लिए खुद खड्डे खोदे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो बिल्कुल डेडिकेटेड होता है, और कार्यकर्ता किसी भी दल का हो वो बहुत डेडिकेटेड होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह दूसरे दलों से लोगों को बुलाया, दूसरे दलों को तोड़ा और उनको टिकट दिया और कैबिनेट मंत्री बना दिया, तो आपके यहाँ जो नौजवान थे, आपके जो कार्यकर्ता थे, जो सपने सजे हुए थे कि हम भी कभी लड़ेंगे, हम भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा डंडा उठाए हुए हैं। मैं आपको गंगोत्री विधानसभा का एग्जांपल दूं। एक बहुत पुराने नेता होते थे सूरत राम नौटियाल जी, जिन्होंने भाजपा के अलावा कुछ नहीं देखा था, लेकिन हमारी कांग्रेस से एक व्यक्ति को तोड़ के श्री गोपाल रावत जी को, और भाजपा ने उन्हें टिकट दे दिया। आज भी भाजपा की कई सीटों में नजर है। गंगोत्री से विजयपाल सजवान के लिए, प्रतापनगर से अपने विक्रम सिंह नेगी जी के लिए, और कई बातें आ रही हैं। तो हम कहते हैं ना, आप अपनी ताकत को क्यों खत्म कर रहे हो? आप अपने किसी मामूली कार्यकर्ता को टिकट दो और उसे जिता दो उसे। इसीलिए तो एक आदमी 5-5 टिकट मांग रहा है आपके यहाँ। ठीक बात। उन्हें पता है कि आपका कार्यकर्ता इस लायक नहीं है। तो ये तो भाजपा को खुद मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये उनका पार्टी का मामला है, इसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। ठीक है, हेमा भंडारी जी आपके पास आएंगे। मुसीबतें आपके सामने भी खड़ी होती नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर इस सीट पर हरक सिंह रावत वास्तव में चुनाव मैदान में लड़ते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आमने सामने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही होगी? देखिए, हरक सिंह से भी चुनाव लड़े क्योंकि जनता उनकी करनी और कथनी को अच्छी तरह समझ चुकी है। हरक सिंह रावत जी को आज जरूरत क्यों पड़ रही है कोट द्वार से जाने की? अगर उन्होंने काम अच्छा किया होता तो कोट द्वार से लड़ते ना चुनाव, लेकिन कोट द्वार की जनता ने कांग्रेस का जनादेश देख के उन्हें जितवाया था। उसके बाद इनके जो महत्वाकांक्षा इतनी थी मुख्यमंत्री बनने की, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, भाजपा में चले गए, और 5 सालों में ये कोट द्वार की जनता को एक मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए। और जब आचार संहिता शुरू होने से कुछ दिन पहले इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया कि मैंने वो कर दिया है, क्या दे दिया है, मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी। अरे 5 साल तक कहाँ छोड़ रहे थे? 5 साल में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनवा पाई है? तो ये तो इन्होंने धोखे से सत्ता पाई है, और ये इस तरह का ड्रामा ये हर बार करते रहते हैं। तो ये कहीं से भी चुनाव लड़े, क्योंकि अब ये कोटद्वार की जनता के सामने तो जा नहीं सकते, उनको मुंह दिखा नहीं सकते, क्योंकि उनके काम नहीं किए, उनसे तो धोखा किया इन्होंने। अब ये वहाँ की कोटद्वार की जनता को धोखा देने के बाद कहीं भी चले जाएं, क्योंकि इनको अच्छी तरह जनता जान चुकी है, पूरे उत्तराखंड की जनता जान चुकी है इनके बारे में कि ये किस तरह से धोखा करते हैं। ये सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा देखते हैं, इनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है, और उसके लिए ये इधर से उधर डोलते रहे। जनता इनका जो असली चेहरा है वो पहचान चुकी है अब। तो हमारे लिए कोई चैलेंज वाली बात नहीं है, क्योंकि इनकी हकीकत जनता जान चुकी है, ये कहीं भी चले जाएं। हेमा जी, उत्तराखंड में आपकी राह दरअसल इतनी आसान नहीं होगी, मुझे लगता है कि जितना आप समझ रही हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से चाहे भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें चाहे कांग्रेस का जिक्र करें, वो लगातार यही आप पर आरोप लगाती रही कि चुनावी मौसम में आई हैं। दूसरी बात, ये जो स्थिति देखने को मिल रही है, आज भी आपके दून के नगर अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष समेत लगभग 19 लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में ऐन वक्त पर चुनाव के इस तरह मौके पर ये नेता आपके पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, तो इसका नुकसान तो भरना पड़ेगा ना आम आदमी पार्टी को ही।
देखिए जिनकी जो लोग जाते हैं वो कुछ महत्वाकांक्षाएं लेके आते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं, वो कहीं भी चले जाएं। लेकिन जो हमारी पार्टी के बिल्कुल समर्पित हैं वो आज की पार्टी में हैं। और ऐसा जो ये धोखे में थे, ये दिल्ली में भी इसी धोखे में थे भाजपा कांग्रेस कि आम आदमी पार्टी नहीं आ पाएगी। आम आदमी पार्टी के वहाँ का हमने इनका जो है, जो इनको गलतफहमी थी वो दूर करी, और उत्तराखंड में भी ये गलतफहमी 2022 में दूर होने वाली है। अब समय ही कितना बचा है इस गलतफहमी को दूर होने में। तो हम तो है जनता के मुद्दों के साथ उतरे हैं और हमें किसी का कोई डर नहीं है, किसी भी तरह से घबराहट नहीं है कि हाँ हमारे सामने किसका चैलेंज है, क्या है, क्योंकि हम जनता के मुद्दों के साथ उतरे हुए हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर पे जनता के साथ जुड़े हैं, उनके दिल से जुड़ाव है हमारा। तो हम जनता के बीच में हैं, जनता के मुद्दों के साथ में हैं, और आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को लेके अगर उतरेगी तो जनता के पहली पसंद आम आदमी पार्टी ही होगी। ठीक है बुढेरा जी, दरअसल ये तो हमने जिक्र किया जिस तरीके से केदारनाथ सीट का, केवल केदारनाथ सीट ही नहीं है, आपके यहाँ कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर एक एक सीट पर 7-7, 6-6, 5-5 दावेदार हैं। और इतनी बड़ी नाराजगी अगर जिन लोगों ने तैयारी की है, जिन लोगों ने पूरी उम्मीद लगा रखी है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के लिए क्या ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी उनको मना पाना? क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो तो नाराज होना उनका पक्का है। पहले मुझे जहाँ तक पार्टी का जो सिद्धांत मालूम है, ये पूरे विश्व की अकेली पार्टी है जहाँ जो कार्यकर्ताओं का संगठन है, ये कोई वंशवादी हो या दलालों का कोई जो है जमावड़ा नहीं है, या जो है कोई वोट काटने के लिए जो है माने कुकरमुत्तों की तरह जो है 2-4 दिन आए और जो है आपने जो है माने कह दे कि हम सरकार बनाएंगे। कोई वो दल थोड़े है। मुझे आश्चर्य है, मुझे दुख है कि ओबीसी आंदोलन के विरोध स्वरूप उपजा ये छात्र आंदोलन जो हमने शुरू किया था, जब मैं जनरल सेक्रेटरी और रविंद्र जुगनान जनरल सेक्रेटरी थे, और जब हम अध्यक्ष बने दोनों 92-3 में, मैं और रविंद्र जुगनान जी, जब हमने माने ओबीसी आंदोलन को जो है पृथक राज्य आंदोलन में परिवर्तित केवल इसलिए किया था क्योंकि उत्तर प्रदेश की 27% ओबीसी की जनसंख्या के जो है कंपैरिजन में उत्तराखंड की ओबीसी की जनसंख्या मात्र 2% थी। ये हमने ये छात्र आंदोलन, ये ओबीसी विरोधी छात्र आंदोलन से जो है पृथक राज्य आंदोलन ये छात्रों ने किया, हमने शुरू किया है। तो मुझे आश्चर्य है कि रविंद्र जुगनान मेरे मित्र हैं, वो जो है उन्होंने जो है आप पार्टी ज्वाइन की। मैंने सोचा कि जो है उत्तराखंड के वेलफेयर के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत संघर्ष करते हैं। जब वो आप पार्टी से जुड़े उसके बाद अचानक जो है एक जो है पूर्व सैन्य अधिकारी को इस पार्टी से जोड़ा गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने कहा एक जो है जो 30-35 वर्षों से जो है इस पहाड़ की जो है हमारे दुख दर्द के लिए जो है 24 घंटे पैरवी करता है सड़क से और जो है हमारे न्यायालयों तक। मैं तो तब सर्विस कर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि जो है वो यहाँ वहाँ कोठियाल जी आ गए, वहाँ कर्नल कोठियाल जी कहते कोई कि वो आए वहाँ, और जो है उसके बाद मैंने देखा कि वो जो है 8-10 महीने हो गए मुझे कि वो बहुत अपेक्षित है। अगर रविंद्र जुगनान ने आप पार्टी छोड़ी है तो मुझे लगता है कि जो है उत्तराखंड की राजनीति में आप पार्टी का कोई औचित्यहीन बनकर रह चुकी है, मेरा ये मानना। जहां तक बात आपने की कि जो है हमारे बहुत कार्यकर्ताओं के एक जगह से 10-10, 12 कार्यकर्ताओं का वो होता है। भाजपा का एक जो है मंत्र है, एक सिद्धांत है कि वहां का कोई भी अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति हमारे किसी को आ दिला सकते मंच पर, और किसी मंच पर जो है किसी भी आदमी को जो है नीचे बिठा, और ये जो है त्रिवेंद्र रावत जी हो, चाहे तीरथ जी हो, चाहे और या वर्तमान में जो है धामी पुष्कर धामी जी हो, मैंने यहाँ जो है किसी भी कार्यकर्ता को ऊपर बिठाया और फिर नीचे बुलाया सकता कि आपको ये काम करना, आप ये देखना, आपने ये सारा चीज देखा है। मेरा ये मानना है कि अंत तो जब जो है टिकटों का जो है फैसला हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी विद डिफेंस
ये हमारे सिद्धांत है, सब एकजुट होंगे और एक नारा है। मैं 2-3 वीडियो देखे मैंने, लोग औरतों में जो है करेज है कि जो है हम मोदी को वोट देंगे। वो कैंडिडेट को याद नहीं रख रहे हैं कि हम मोदी को वोट देंगे। वो करे कि 500 रुपये हमारे उसमें जनधन खाते में आए। मुझे आश्चर्य है कि जो है 2,000 रुपए जो मिले किसानों को, और वो बहुत बड़ी जिनकी जो है जमीन है, लाख के बराबर जमीन है, ये पहली इतिहास में पहली बार हुआ है। और आपको और क्या बोलना, मैंने कहा जो है पार्टी अब की बार 60 नार पर है। अब गौर जी आप जो है ये देख लेना। ठीक है। अगर बुडेरा जी जिक्र करें, जिस तरीके से जिक्र की जा रही है केदारनाथ सीट का, तो यहाँ पर आपने महिलाओं का जिक्र किया, तो इस सीट पर भी वैसे भी महिलाओं का ही कब्जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार 2017 के चुनाव में अगर कहें तो उसने मनोज रावत पर आजमाया, और हालांकि वो सफल भी रहे। लेकिन अब जिस तरीके से आपके यहाँ से ही शैला रानी ये कह रही हैं, वो वहाँ से विधायक रह भी चुकी हैं, वो ये कह रही हैं कि हमने यहाँ पूरी तैयारी की है और हमें मौका मिलना चाहिए। आप महिलाओं की भी जिक्र कर रहे हैं कि महिलाओं को तरजीह देनी भी चाहिए, तो ऐसे में आपकी क्या राय है? वास्तव में क्या यहाँ से शैला रानी को मैदान में उतारना चाहिए या फिर हरक सिंह रावत को अपनी ताल ठोंकनी चाहिए? पहले मैंने आपको बताया कि 10-15 दावेदार हैं, मैं उनमें से एक हूँ। अब मैंने कहा कि 10 वर्ष मैंने छात्रानी थी, मैं 3 बार मतलब आप भी दावेदार हैं। हाँ, उन्होंने मैं 10 साल की नौकरी छोड़कर आया हूँ यहाँ, और जो है त्रिस्तरीय पंचायतों में 10 साल मैंने वहां काम कर रखा। मारे आपको मालूम है कि जनपद रुपया की दुर्दशा क्या है? अब आपको जो है ये सुनकर जो आश्चर्य होगा कि जनपद रुपया ऐसा जिला है 24 वर्षों से वहां जिला सहकारी बैंक संघ नहीं है, जिला तो डीसीबी नहीं है। ठीक है नहीं तो अभी रावत साहब जो गिना रहे थे, रावत साहब अभी जो गिना रहे थे, कहिए तो फिर से आपको सुनवा दे अगर ना सुने हो तो। रावत साहब जो इतने सारे काम गिना रहे थे, सुने हैं ना? हाँ, तो क्या वो सारे, आप केवल इतना बताइए, वो क्या सारे निराधार हैं? उन्होंने कहा कि हमने रुद्रप्रयाग जिला हमने बनवाया, हमने इतने सारे काम किए, हर जिलों का उन्होंने जिले वाइज उन्होंने नाम गिनवाया। क्या ये सारे निराधार हैं? उन्होंने कुछ काम नहीं किया? सर ऐसा है कि अगर वो ये बोले कि जो है रुद्रप्रयाग जनपद उन्होंने बनवाया, तो आ रहा हूँ आपके पास, गौड़ जी आ रहा हूँ। नहीं, केवल आप ये बताइए कि उन्होंने जो बोला कि हमने इतना काम किए, चाहे उत्तराखंड की बात हो, ये जन आंदोलन की कोख से पैदा हुआ। बुडेरा जी, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। उन्होंने ये कहा कि हमने इतने सारे काम किए, वो इतने सारे काम गिनाए, क्या वो सारे झूठे थे? केवल कागज में थे? मैं ऐसे कैसे बोलूं कि झूठे थे? मैंने कहा अगर आप जनपद जो है सृजन के जो है गठन के जो है श्रेय लेना चाहेंगे, तो जो है जितने आंदोलन हुए, माने हम जो है हमारे पूरे जनता ने आंदोलन का उनका अपमान कर रहे हैं वो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, गौड़ जी कह रहा कि मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, मैं कोई माने जब एमएलए का चुनाव है तो नेशनल लेवल उत्तराखंड का होना चाहिए। ठीक है। नहीं, आपकी बातों से पता चल रहा है। गौड़ जी, क्या वास्तव में आप इसका फायदा उठा सकते हैं क्या? जिस तरीके से अब बीजेपी में दिख रही है खींचतान, और खास तौर पर अब तो बुडेरा जी भी कह रहे हैं, मुझे तो ये बात की जानकारी नहीं थी कि बुडेरा जी भी वहां के दावेदार हैं। बुडेरा जी खुद कह रहे हैं कि हम भी वहां के दावेदारी कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं भाई, और शैला रानी कर ही रही हैं, उधर इनके कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कर ही रहे हैं। तो ऐसे में जो खींचतान मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, इसका लाभ कांग्रेस उठा ले जाएगी क्या? देखिए, मैं सम्मानित बुडेरा जी की बयान को बहुत उस गंभीरता से सुन रहा था, तो उनके बयानों से पता चल रहा है कि इनके बयानों में तालमेल नहीं है। हरक सिंह जी कुछ और बोल रहे हैं, बुडेरा जी कुछ और बोल रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि इस समय भाजपा बड़ी असमंजस में है। दूसरा, जो आपने कहा कि मोदी जी को वोट देंगे लोग, महिलाएं बहुत क्रेजी है, और आप सिर्फ, तो सच्चाई है इसमें, आप लोग मोदी जी के भरोसे बैठे हुए हैं, और मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना, लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये राज्य का चुनाव है। इसमें आपके पास कोई उपलब्धि है ही नहीं बोलने के लिए कि आपने क्या किया। तो आप मोदी जी का नाम लेंगे, लेकिन मोदी जी के नाम पे कितनी बार वोट मिलेंगे? हम तो जो जनता के पास जाएंगे, हम भाजपा के पिछले 5 साल के जो इन्होंने सुशासन कहा था, लेकिन हम उसे कुशासन कहेंगे। हम तो लड़ाई लड़ते हैं, जो 5 साल इन्होंने खराब के नौजवानों के, जो इन्होंने उनको बेरोजगार रखा, और अब 3 मुख्यमंत्री बदले इन्होंने, और इन्होंने असली रोजगार तो 3 मुख्यमंत्रियों को दिया। अच्छा, अभी आए हैं धामी जी,
तो स्वामी जी लोग धड़ाधड़ बैटिंग के जैसे घोषणा भी उनका नाम घोषणा भी रख दिया गया। उन्होंने ऐसी घोषणाएं की और गजब तो ये हो गया कि कुछ एक शुचिता होती है राजनीति में। आप आचार संहिता लगने के बाद आपने धड़ाधड़ शासनादेश निकाले, स्थानांतरण किए इधर से उधर, उधर से इधर, चाहे वो शिक्षकों के हों चाहे अधिकारियों के। मैं उस स्थानांतरण को गलत नहीं मानता। अगर वो जायज थे या वो उसके मतलब कहते ना एलिजिबल थे, तो आपने क्यों नहीं टाइम पे उनका क्यों नहीं आपने शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए उन अधिकारियों का, उन शिक्षकों का, उन प्रधानाचार्यों का टाइम पे किया? आप आखिरी दिन इंतजार में क्यों बैठे थे? तो इसमें सीधा सीधा ये जाता है कि ये आपने लास्ट में जो खेल खेला उससे आपके सुशासन, जीरो टॉलरेंस सबका पता चल गया। आप क्योंकि जब ये काम करने का था तब आप खनन के फाइलें निपटाते रहे, और जब अचानक ध्यान आया कि आचार संहिता लग गई है साहब, तो बैक डेट पे आपने धड़ाधड़ अधिकारियों के अपने चहेतों को निगमों में बैठा दिया। तो ये काम आप पहले भी कर सकते थे, नियम के साथ करते, तरीके से करते, हम आपका स्वागत करते, हम कहीं नहीं बोलते कुछ। लेकिन अपने चहेतों को इस तरह स्थानांतरण करना, ये जनता देख रही है इस चीज को, और जनता अब 2022 में बहुत तगड़ा जवाब देने वाली है। आपसे महंगाई नहीं रुकी, आपसे बेरोजगारी नहीं रुकी, आपसे सुशासन नहीं मिल पाया। आपने स्वास्थ्य के बारे में जो उत्तराखंड के पहाड़ों में चले जाइए आप, जो दुर्गति हो गई है, ये तो बोलते हैं हमने इतने डॉक्टर दे दिए, हमने इतना कर दिया। आपने तो कोविड में इतना पैसा आपके पास आया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, आप जो जरा जाके देखिए अस्पतालों की हालत। एक मैं जिला अस्पताल उत्तरकाशी में गया था, तो वो जो बरामदा होता है उसको भी कवर कर दिया इन्होंने। अब वो सांस लेने की जगह नहीं है पेशेंट के लिए वहां पे, और ऑक्सीजन तब दी जब जरूरत थी, तब नहीं मिली ऑक्सीजन। अब आप ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन कर रहे हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि आप हर मामले में फेल रहे हैं, और सबसे ज्यादा अगर आपने कुठाराघात किया तो नौजवानों के ऊपर किया। ये जो विज्ञप्तियां आज आप निकाल रहे हैं, आपको पता है कि आचार संहिता लगी है, उसमें कुछ नहीं होना। ठीक है गौड़ जी, बुडेरा जी दरअसल इन्होंने कहा, ठीक है आ रहे हैं बुडेरा जी, आपके पास आ रहे हैं। हेमा जी आपके पास आएंगे। बुडेरा जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। बुडेरा जी, आपने कहा कि हम भी दावेदार हैं। देखिए मेरे पास जो दावेदारों की एक लिस्ट है, उसमें डॉक्टर हरक सिंह रावत का तो मैंने नाम ही बता दिया है, शैला रानी का नाम बता ही दिया कि 2 ये हैं, और उसके साथ जो है पूर्व विधायक आशा नौटियाल भी दावेदार हैं। जिला अध्यक्ष है वहाँ के दिनेश उनियाल, केदारनाथ से जिला अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद दावेदारी ठोक रहे हैं। देव प्रकाश हैं, दिनेश बगवाड़ी हैं, संजय शर्मा दरमौड़ हैं। अब बताइए, इतने ज्यादा दावेदार हैं, और यहाँ तक कि अब सुन लीजिए, जो केदारनाथ में जो स्थिति देखने को मिली, बुडारी जी देख ली, सुन लीजिए, केदारनाथ में जो स्थिति देखने को मिली कि हाँ बुडेरा जी सुन लीजिए, कि जिस तरीके से कि मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता ही सड़क पर आ गए, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लोकल ही किसी को टिकट दीजिए। तो भाई वो तो कैबिनेट मंत्री के खिलाफ ही कर रहे हैं ना। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में बगावत तो तय है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हमारे केदारनाथ सीट जो है वो निश्चित जो है भाजपा की है झोली में। हम ये कह रहे हैं कि केदारनाथ की सीट जब निश्चित रूप से भाजपा की जो है झोली में है, वहां के जो है विधायक जो है मित्र मनोज रावत जो है पूरी तरह असफल साबित हुए हैं। और जो है हमारे लोगों में एक वो है कि भाई भाजपा का विधायक होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहां तो जीत रहे हैं, तो आप वो कोई भी जितने नाम है हमारे पार्टी के कद्दावर नेता है, नहीं जितने नाम है उसमें कोई भी उतरे वो जीतेगा ही जीतेगा। कोटदार से लड़े, हम चाहते कोटदार से लड़े। आप कह रहे हैं कि वो किसी पत्नी के लिए, पुत्र वधू के लिए, उनको ये मालूम नहीं है कि ये भाजपा है। अगर जो है परिवार वालों को जो है सबको टिकट देना, तो जब भुवन खनोड़ी जी का लड़का मनीष खनोड़ी कांग्रेस की तरफ क्यों पाइपलाइन कर गए? उनको शायद ये गलत है। नहीं साहब, टिकट की मांग तो चल रही है। नहीं बुडेरा जी, इस बात से मत स्वीकारिए। ये बात आपको जानकारी है, इस बात की जानकारी आपको भी है कि टिकट कौन कौन मांग रहा है अपने बेटे के लिए, अपने पत्नी के लिए? ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो एक मिनट। डॉक्टर हर्ष रावत का स्टेटमेंट है हमारे अखबार में कि पार्टी हाईकमान अगर मुझे कोटद्वार से लड़ने के लिए बोलेगी, मैं वहीं से बोलेगा तो मैं वहीं से लड़ूंगा, और जो है वो जीत कर दिखाऊंगा हजारों मतों से।
नहीं, ये तो उन्होंने सब बता कहने दिया कि मैं ठीक है, खुद अच्छी आंदोलन बात है, करके आया हूं। अच्छी बात है, पार्टी आला कमान की बात माननी भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये सुनने, ये सब कहने की बात होती है। पता है, आप सुनते होंगे, और हाल ही में जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है, अलग अलग राज्यों में, अगर आप गौर फरमाइए, आज पूछा जा रहा है कि आप क्या पार्टी बदलने वाले हैं। जब शंकाएं होती हैं, जब कहीं से खबर मिलती है कि फलाने नेता पार्टी बदलने वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है, जब पत्रकार पहुंचते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है, किसी भी पार्टी, किसी भी दल का नेता हो कोई भी, ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो यही बयान देगा, नहीं, मैं पार्टी के कड़कड़ में, पार्टी का कड़कड़ मेरे तन में बसा हुआ है, मैं पार्टी का एक ईमानदार नेता हूं। और रात नहीं बीतती है, पता चला उसका इस्तीफा आ जाता है। किसी भी दल के बात कर लीजिए, हम सभी दल की बात कर रहे हैं। तो ये जो कहना, हाँ, ये जो कहना, मैं एक बात कहूं आपसे, हाँ, वीर सिंह गुडेरा, मैं सरकारी सेवा त्याग कर इस क्षेत्र में आया हूँ। मैंने छात्र राजनीति की है, शिक्षक कर्मचारियों की राजनीति की है, पंचायत राजनीति की है। मैं जो है पार्टी से हटकर एक संदेश दे रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए 5 साल किसी पार्टी में रहकर सत्ता लोलुपता के लिए सभी आते हैं भाई, सीबीआई के अरे क्या बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियों के उपनिदेशक यहाँ राजनीति पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, एडीजी पार्टी छोड़, अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, आईपीएस नौकरी छोड़ रहे हैं, ये सब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, किसी को पता नहीं क्या? ये देश सेवा, अच्छा एक सेकंड बताइए, देश सेवा, सुन लीजिए मेरी बात, देश सेवा क्या केवल राजनीति के माध्यम से हो सकती है? आईएएस हैं आप, नहीं कर सकते हैं, आईपीएस हैं आप, वो देश सेवा नहीं है? आपने ये ठीक कहा। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न, और मुझे लगता है कि जो है ये प्रश्न आपने मुझसे पूछकर मेरे जो है इस क्षेत्र में आने का जो है औचित्य स्वीकार कर लिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, रुद्रप्रयाग जनपद एक ऐसा जनपद है जहाँ जो है जिला सहकारी बैंक न होने के कारण, जिला दुग्ध विकास संघ न होने के कारण, वहाँ के कृषकों को और दुग्ध उत्पादकों को अपने पैतृक जनपदों टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग पर 23-24 वर्षों से वो जो है उनका निर्भरता है, दयनीय स्थिति है। आपको मालूम है, अगस्तुरी विकास खंड जो चमोली जनपद के रहते बहुत बड़ा विकास खंड था, उसमें जो है कुछ कर्णप्रयाग का भी, कुछ खिरसू का भी, कुछ जो है ये पोखरी का भी क्षेत्र मिलाकर उसको 165-170 ग्राम सभाओं का विकास खंड है। वो मजाक बना रखा है, बिना जो है तहसीलों के पुनर्गठन के बहुत समस्याएं हैं। ठीक है बुडेरा जी, के पुनर्गठन के जो है जनपद का विकास संभव है क्या? इसलिए वीर सिंह यहाँ है। ठीक है बुडेरा जी, बहुत विकास सुन लीजिए, आएंगे हेमा भंडारी जी से ले लेते हैं कमेंट, थोड़ी सी एक बात लेकिन हम आपको बता दें। दरअसल हमने कहा ना कि आईएएस और आईपीएस जिस तरीके से जो बड़ी बड़ी एजेंसियों को जो छोड़ करके नेता जो भी लोग आ रहे हैं नेता नगरी में, वो चाहे हम बिजनेसमैन का जिक्र करें, वो भी नेता नगरी में आ रहे हैं। ये दरअसल इनको नेता नगरी नहीं करनी होती है, दुनिया जानती है। इनका कुछ ऐसे कारनामे हैं जिनको छिपाने होते हैं, कुछ ऐसे इन्होंने कर रखा है, कुछ इन्होंने अपनी मजबूती के लिए इतना पीछे कर कुछ रखा है कि वो राजनीति में जानते हैं कि यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां आने के बाद हम पाक साफ हो सकते हैं, यही है एक ऐसी जगह है जहां हम बच सकते हैं और बचे रह सकते हैं। सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। हाँ, आएंगे हेमा भंडारी जी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो दिख रही है वास्तव में फुट इस सीट को लेकर के, लेकिन पूरे उत्तराखंड का अगर जिक्र करें, पूरे उत्तराखंड का, तो जो सर्वे आ रहे हैं, आप सरकार बनावे का दावा भले ही कर रही हैं, सर्वे में आपकी बहुत अच्छी स्थिति दिख नहीं रही है। उसमें तो आपको बस महज 4 सीट तक ही दिखाया जा रहा है कि 4 सीट तक ही आप उतने में ही सीमित हैं। किस आधार पर आप जो है जनता के बीच में जाएंगे? और भारतीय जनता पार्टी का तो आईटी सेल भी इतना मजबूत है। देखिए पांडे जी, बुडेरा जी की भी बात मैं बहुत देर से सुन रही थी, और जिससे ये निष्कर्ष निकल रहा था कि इनको अपने ही नेताओं पे भरोसा नहीं है, और इसकी प्रत्येक बात से लग रहा था। और जब इन्होंने कहा कि मोदी जी के नाम पे, तो मोदी जी के नाम पे ये मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़े थे, मोदी जी के नाम पे राजस्थान में भी चुनाव लड़े थे और पश्चिम बंगाल में भी लड़े थे। तो हर समय मोदी जी का नाम नहीं चल सकता, और मोदी जी के नाम पर कब तक वोट लेते रहेंगे? काम की राजनीति ये कर नहीं सकते हैं, काम के आधार पर ये वोट मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल जैसी हिम्मत नहीं है जो कहे कि अगर काम किया है तो वोट देना, अगर काम नहीं किया तो वोट मत देना। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, इसके लिए धरातल पर काम करना पड़ता है।
किया, 2 सरकारों ने राज किया यहाँ पर। और जब त्रस्त जनता है और आज भरोसा जता रही है और तो केवल आम आदमी पार्टी से, क्योंकि जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ वो करके दिखा रही है। और सभी के रिश्तेदार जो है दिल्ली में रहते हैं, है ना। और दूसरी बात मैं बुडेरा जी की बताऊंगी कि ये कह रहे हैं, रविंद्र जुगरान जी की बात कर रहे हैं, तो क्यों उनको, अगर उन्हें इतनी सम्मानित किया था भाजपा ने, तो उनको आम आदमी पार्टी में आने की जरूरत क्यों पड़ी थी। और अगर ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो बना दे उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा, भाजपा के पास आ गए हैं वापस लौट के, तो बना देना। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ये बताए ना कि इनकी आंखें छोड़ छोड़ के फिर नेता क्यों आ रहे हैं। अगर इनके यहाँ इतना मान सम्मान मिलता है तो छोड़ने की जरूरत क्या है इनकी पार्टी को। तो ये सिर्फ एक महत्वाकांक्षा की बात है। और आम आदमी पार्टी जनता के हर मुद्दों को लेके जनता के बीच में है। किसी का सर्वे कुछ भी बताता हो, लेकिन हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि जा रहे हैं और हमें पता है कि हमें जनता कितना सहयोग मिल रहा है, कितनी उनकी, मतलब उनको ऐसा लगता है जैसे एक उम्मीद की किरण सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उनके पास बची है और वो आम आदमी पार्टी को ही मौका देना चाहते हैं। उनके लिए आम आदमी पार्टी इस समय नंबर 1 बनी हुई है। ये धरातल की रिपोर्ट है, जो हम लोग जाते हैं, जो हम लोगों का अपना सर्वे होता है। तो हेमा जी वही सवाल जो अभी आप सवाल पूछ रही थी बुडेरा जी से, सरकार को, जो घोटाले की सरकार है उसकी ज्यादा तारीफ ना करें, उनके घोटालों को गिनवाएं। अगर इन्होंने जो कुंभ में जो कोरोना घोटाला हुआ था उसमें अगर जिनकी मौतें हुई है उसका जिम्मेदार सिर्फ यही सरकार है। जिसको जो प्रोसेसिंग घोटाला किया गया था, और लगातार अगर इन्होंने कुंभ का 20% पैसा लगाया होता तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो यहाँ पर स्थिति है तो बहुत स्वर्ग जैसी स्थिति होती, लेकिन इनको तो घोटाले करने से ही फुर्सत नहीं मिली। और घोटालों के बाद अब 5 साल ये घोटाले करके अगर आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो कुछ जाएंगे ये, और जनता को कौन से काम दिलवाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने काम किया। हेमा जी वही सवाल आपसे जो आप बुडेरा जी से पूछ रही हैं कि अगर आपकी पार्टी में भी इतना सम्मान मिल रहा है तो आपके नेता क्यों छोड़ करके जा रहे हैं आपकी पार्टी को। देखिए ये तो खुद इन्होंने तारीफ करी है ना। हमने तो कहा है कि जिनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती वो महत्वाकांक्षाएं पूरी ना होने पे चले जाते हैं। ये तो तारीफ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ भाई वहाँ पर गए थे, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए था, तो ये दे दे सम्मान। मैं तो उनसे कहती हूँ बुडेरा जी से कि वो सम्मान दे दे, तो नहीं मिल पाया। ठीक है। तो ये है कि बुडेरा जी को अपनी कुशासन की तारीफ ना करें और ये देखें कि इन्होंने जनता के लिए जितना इन्होंने 5 साल जनता को बेवकूफ बनाने का और लूटने का काम किया है, तो ये जनता को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये उतर नहीं सकते हैं जनता के बीच में, जनता का सामना नहीं कर सकते। यहाँ जहाँ ये जा रहे हैं तो दुष्कारा जा रहा है, कोई भी इनका स्वागत करने को तैयार नहीं है। आज इनके खुद के नेता जो इन्होंने छोटे छोटे अपने अध्यक्ष मंत्री वगैरह जो बनाए हुए हैं वो खुद अपनी सरकार से दुखी है। मैं कहना चाहती हूँ कि पहले उनको तो देखें जो अपने इनके खुद के नेता और इनके खुद के पदाधिकारी इनसे नाराज है, इस सुशासन से नाराज है जो इन्होंने सरकार चलाई है। तो अपना छोड़ के आ जा रहे हैं आपकी पार्टी में, क्यों नहीं ये शामिल हो जा रहे हैं आप, क्यों नहीं जो नाराज हैं इनकी नाराजगी दूर करिए, आप अपनी पार्टी में इनको स्वागत करिए, सम्मान करिए, आपकी पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे। चुन के लेती है, ईमानदार को लेती है, जिस पर कोई दाग ना हो, और बेदाग लोगों का हमारी पार्टी में स्वागत है और हमेशा रहेगा। ईमानदार लोगों को हमारी पार्टी लेती है, हमारी पार्टी दागदार मंत्रियों को, दागदार नेताओं को नहीं लेती है जिन पर भ्रष्टाचार का दाग हो। ठीक है दिनेश गौड़ जी, दरअसल ये जो भगदड़ मची है केवल बीजेपी में ही नहीं मची है, जो टिकट की खींचतान मची है। ठीक है हेमा जी आ रहे हैं आपके पास। गौड़ जी जिस तरीके से ये टिकट की जो खींचतान मची है, टिकट की दावेदारी लगातार नेता कर रहे हैं, केवल बीजेपी में भी नहीं है, आपके यहाँ भी है। आपके शीर्ष नेतृत्व तो ये कह रहा है कि एक परिवार एक ही टिकट के तौर पर चला जाएगा और उनके परिवारवाद को लेकर के बढ़ावा नहीं दिया जाएगा कि उस परिवार में 2-2 टिकट दिए जाएं। ऐसे में जिस तरीके से अगर जिक्र किया जाए हरीश रावत साहब का, तो उनकी बेटी के लिए भी टिकट की मांग की जा रही है, ये आप जानते ही हैं। दूसरा नाम अगर यशपाल आर्य का जिक्र किया जाए तो उनके बेटे संजीव आर्य के लिए भी टिकट की मांग की जा रही है और ये काफ़ी लोगों का तो ये भी मानना है कि दोनों लोगों को टिकट मिलेगा। ऐसे में कुछ और नेता हैं जो वो क्यों कह रहे हैं कि हमको भी टिकट मिलना चाहिए। भाई अगर सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए ना, अगर किन्हीं लोगों को परिवार में टिकट मिल रहा है तो अगर जो अन्य जो दावेदार हैं वो कह रहे हैं कि हमको भी परिवार में 2-2 टिकट चाहिए, भाई 3-3 टिकट चाहिए, अगर उनको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। अगर आप बांट रहे हैं रेवड़ी
तो रेवड़ी तो सबको बंटनी चाहिए ना, किसी एक को तो नहीं मिलनी चाहिए कि 2 को मिल गई 3 को नहीं मिलेगी। तो खिस्तान तो आप में भी है। अभी रेवड़ियां बटी नहीं है योगेश भाई। मैं आपको बताऊं कि हर दल में अभी टिकट की मारामारी है, और कांग्रेस में इसलिए ज्यादा है कि जनता का सारा रुझान इस वक्त जो है कांग्रेस की तरफ है, और भाजपा के जो कुशासन से वो परेशान थे, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, तमाम सरकारी कर्मचारी परेशान है। आप देख सकते हैं कितने धरने चलते रहे अभी तक। तो निश्चित तौर पे सबका अब कांग्रेस की ओर ध्यान है कि कांग्रेस फिर से आए और फिर से इसको पटरी पे लाए। तो निश्चित तौर पे मैं बताऊं, उस दल में फिर टिकट के लिए मारामारी भी होगी। रही बात वंशानुगत राजनीति की, तो वंशानुगत राजनीति का भी एक बार हम पे आरोप लगता था कांग्रेस पे, लेकिन अब वो मुद्दा नहीं रहा। अब भाजपा में भी वंश, तमाम जितने बड़े नेता उनके बेटे आ गए हैं, तो अब ये भाजपा ही हम पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। और मैं गलत भी नहीं मानता, अगर किसी नेता का बेटा अगर योग्य है, उस लायक है, जनता की सेवा करने में अगर वो खरा उतरता है तो क्या दिक्कत है, आ सकते हैं। लेकिन अब जो है वो अब परिपाटी बदल गई है। अब जो नई जनरेशन है उसको आप अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषणों से बरगला नहीं सकते। वो चाहती है कि काम करे, और अगर किसी नेता का बेटा अच्छा काम कर रहा है तो आगे आएगा, क्या दिक्कत है। अच्छा, और अगर नहीं करेगा काम तो जनता 5 साल बाद सीधा कान पकड़ के नहीं, लात मार के बाहर निकाल देगी। ठीक बात तो कह रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे आप कह रहे हैं कि हरीश रावत जी मांग रहे हैं या यशपाल आर्य जी मांग रहे हैं, अभी तो टिकट बटे नहीं है, और ऐसा नहीं है। नहीं, अगर हम गलत कह रहे हो तो आप बताइए ना। अगर हम गलत कह रहे हो, कोई अपडेट आपके पास हो, नई अपडेट हो, कोई नई जानकारी हो तो आप बताइए दर्शकों को। जो मुझे जानकारी है वो मैंने बताया। अब आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपके पास ज्यादा जानकारी होगी, मुझसे ज्यादा जानकारी होगी, वो बताइए। देखिए, हरीश रावत जी एक कद्दावर नेता है, और ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, पूरे उत्तराखंड के लोग जानते हैं। सर्वे भी आते हैं तो उनके नाम पे वो मुख्यमंत्री की सबसे पहली पसंद है। लेकिन अब होता है कि धीरे धीरे जब एक उम्र होती है इंसान की, तो ऐसा लगता होगा उन्हें कि अब शायद मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे वो मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे। तो उस बीच में चाहते हैं, हर कोई चाहता है, हर नेता चाहता है कि उन्हें उसको उत्तराधिकारी को आगे लाया जाए। बुडेरा जी कितना हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं मार्गदर्शक मंडल में अगर हम डालते हैं तो आप कहते हैं कि मार्गदर्शन में डाल दिया, मंडल में डाल दिए जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं। अभी नहीं, धीरे धीरे। अच्छा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आज नहीं डाल रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा, उम्र हो जाएगी, तो हर आदमी सोचता है कि भाई कोई उत्तराधिकारी मेरा आए, और अगर वो लायक होंगी, जनता की सेवा में खरे उतरेंगी, तो क्या दिक्कत है। अच्छा, तो महिलाओं को लेकर अच्छा महिलाओं को लेकर के पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि इस दौरान अगर उत्तराखंड में वर्तमान की राजनीति को देखा जाए तो जो हलचल मची है आपकी पार्टी में, वहां पर महिलाओं को लेकर के भी काफी शोर शराबा हो रहा है, आवाज उठा रही हैं महिलाएं। वो कह रही हैं कि हमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में मिल सकती है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं मिल सकती भाई? जी बिल्कुल योगेश भाई, मैं आपकी बात का ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या कोई भी दल हो, महिलाओं पे उतना भरोसा नहीं करते हैं, ये मैं आज ईमानदारी से कह रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी में, कांग्रेस में पहले भी बहुत कद्दावर नेता रही हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। और जिस तरह का माहौल, चुनावी माहौल हो गया है, तो हर पार्टी ये सोच के चलती है कि महिला है, पता नहीं जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी। तो ये सबसे बड़ी कमियां पार्टियों की रही हैं कि उन्होंने अपनी ताकत को नहीं समझा, उन्होंने व्यक्तिगत जो प्रत्याशी है उसकी ताकत को बढ़ाया है। अगर पार्टी की अपनी मजबूती ताकत हो तो किसी को भी कहीं भी कर दे के जिता सकती है। ठीक बात। और इस बार क्योंकि प्रियंका जी ने कहा है कि 40% यूपी में, उन्होंने कहा था कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे। यूपी का थोड़ा सा, यूपी और उत्तराखंड में थोड़ा फर्क है। यूपी एक बड़ा विशाल प्रदेश है, और वहां पे पार्टी इस प्रयोग को कर सकती है। हम भी कोशिश करेंगे अधिक से अधिक महिलाओं को हम राजनीति के मैदान में लाएं, और महिला शक्ति को जो है, जो आधी आबादी है इस देश की, हमारे राज्य की भी, उनको अगर मौका मिल सके तो मैं तो खुद अपने हाईकमान से इस बारे में जो है अनुरोध करूंगा कि जो योग्य महिला हैं उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए आप बात कर रहे हैं वीर उडेरा जी। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है और महिलाओं को साथ में लेकर के, कंधे से कंधे मिला करके लेकर के चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दिख नहीं रही है।
अब हमें लग रहा है गौड़ जी ने आपकी तरफ इशारा ये किया होगा शायद, मुझे जो लग रहा है, जो मैंने आकलन किया उनके शब्दों से, कि क्या वास्तव में आशा नौटियाल और शैला रानी के लिए आप सभी लोग जो हैं मतलब पीछे हट जाएं। गौड़ जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप मतलब क्योंकि आपने इशारा तो यही किया है ना कि 2 महिलाएं वहां अगर दावेदार हैं और दोनों पूर्व विधायक हैं, तो महिलाओं की सशक्तिकरण की जो बात की जा रही है, तो क्या ये कह रहे हैं कि वुडेरा जी पीछे हट जाएं, बाकी सभी लोग पीछे हट जाएं? तो सुनो एक मिनट। हाँ। कांग्रेस को महिलाओं के जो है विकास के प्रति जो है बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के विकास के लिए जो किया भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पंचायतों में चाहे जो है आरक्षण की बात हो, अरे इस देश को पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दी है वडेरा जी। इस देश की पहली राष्ट्रपति महिला कांग्रेस ने दी है। इस देश की पहली संसद की सभापति कांग्रेस ने दी है। मीरा कुमार जी को याद करिए, नजमा हेपतुल्ला को याद करिए। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने टॉप महिलाओं को पूछा है। पंचायतों में कांग्रेस से महिलाओं के लिए वो कहने का जरूरत नहीं है। आप कहिए भाजपा की देन है प्लीज। अगर देन है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पंचायतों में अगर जो है महिलाओं को माने मौका मिलेगा तो तय है कि वो जो है राजनीतिक रूप से जो है प्रशिक्षित हो जाएंगी और जो है अपने आप को जो है प्रशिक्षित कर देंगी, वो आगे बढ़ेंगी धीरे धीरे। ऐसा थोड़ा कि जो है आप एमएलए एमपी में जो है खाली बोल देंगे 40%, 50%, 100%, और चाहे उसको बोलना है। मैं जिला पंचायत में रहा 2008 से 2013 के बीच। मेरे अधिकार आरक्षण के नाम पर कई लोग ऐसा है जिनको जो है कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन वो जो है सीखेंगे और पंचायतों में जब वो ट्रेंड हो जाएंगी तो तय है कि जो है आगे अपने आप ही बहुत सारे तय हो जाए। सैलानी आसन डाल ये इसी के भाजपा की देन है ये। अगर भाजपा ने महिला आरक्षण नहीं किया होता तो महिलाएं इतनी सक्षम नहीं होती। हाँ, दूसरी बात मैं कह रहा था, मैं कह रहा था कि जो है कि मोदी एक ऐसी हस्ती है कि जिसका पूरा विश्व जो है चेता है, फैन है पूरा विश्व, और जो है मोदी जी को जो है उत्तराखंड प्यारा है। आश्चर्य की बात है, मैं आदरणीय गौड़ जी आप नोट करिए कि उत्तराखंड का वार्षिक बजट अप्रोक्स 45 लाख करोड़ कुछ ऐसा है, 45,000 करोड़ कुछ ऐसा है। और केवल केंद्र की योजनाएं 1 लाख करोड़ की योजनाएं जो है अब तक जो है भारत सरकार की। आप कल्पना कर सकते हैं ऋषिकेश कांडा रेलवे मार्ग, आप कल्पना कर सकते हैं कि जो है 4 धाम जो है में जो आप रेल की बात करेंगे, हमारी चाहे रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे जो है सड़क की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, ये कल्पना कर सकते थे कभी की कल्पना की थी। मेरे गांव का एक ऐसी लड़का, ठीक है, वो कह रहा है कि जो है सुनो एक मिनट, हमारे गांव का एक एससी का लड़का वो कह रहा है कि जो है मैं तो मोदी जी को वोट दूंगा, मैं मोदी जी की वजह से बचा। मैंने कहा कैसे? कि जो है मेरे जो है ये हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 5 लाख जो है की जरूरत थी, लेकिन जो है ये योजना थी, इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो है हमारे अटल जी ने बनाया है उत्तराखंड और मोदी जी संवारेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए उत्तराखंड को एक बार फिर डबल इंजन की सरकार की दरकार। ठीक है, हेमा जी, एक बहुत अहम सवाल ये है आपसे भी, क्योंकि दरअसल जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों में खींचतान दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर रहे हैं और जिस तरीके से वैसे ही कांग्रेस का भी अगर जिक्र करें तो नैनीताल से भी जिस तरीके से संजीव आर्य के लिए टिकट की दावेदारियां पेश की जा रही है, और ऐसे में सरिता आर्य भी वहां से टिकट की दावेदारी कर रही थी कांग्रेस में, तो क्या वास्तव में जो ये ऐसी सीटें बनती हैं, जो ऐसी सिचुएशन जिन सीटों में बनती है जहां परिस्थिति की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में कई दावेदार हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी ये फायदा ले सकती है क्या? इन दोनों का खामियाजा भुगत सकती है इन दोनों पार्टी? देखिए, भाजपा और कांग्रेस तो एक ही हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस को हम वोट देते हैं जनता तो भाजपा को वोट देने के बराबर है, क्योंकि वही हो जाता है कि वो फिर दोबारा से जिसकी सरकार बनेगी वहाँ के नेता तो वहाँ चले जाएंगे। तो हमारे जो है हमने अपने प्रत्याशी लगभग अधिकतर घोषित कर दिए हैं, और अभी भाजपा कांग्रेस ने अपने कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। और हमारे लिए ये इनका कांग्रेस और भाजपा का
कोई भी सरकार नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने ही घोषणाओं पे चुनाव में उतरी है और ये भाजपा और कांग्रेस तो आपस में ही उलझ के रह जाएंगे और आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों में इस चुनाव को लड़ने वाली है और 2022 में सरकार बनाने वाली है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, सरकार कौन बनाएगा फिलहाल ये तो वक्त बताएगा और उत्तराखंड की जनता बताएगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार अब टिकट को लेकर के खींचतान मची है, वो दरअसल केवल भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं मची है, अन्य सभी राजनीतिक दलों में भी टिकट को लेकर के दावेदारी कई नेता एक विधानसभा सीट से कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर उत्तराखंड में किन विधानसभा में किन नेताओं को टिकट मिलेगा और कौन नेता बाजी मारेगा। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।